गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपको चैप्टर सेकंड पढ़ाया था, स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। और वो आपको समझ में आ गया होगा कि लेखक किस तरीके से आता जाता है। कुएं में मिट्टी के ढेले फेंका करता था। एक दिन उसकी चिट्ठियाँ भी कुएं में गिर गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए। दृढ़ संकल्प से दुनिया की बेड़ियाँ कट जाती हैं, यानी कि मन में अगर कोई इच्छा शक्ति है तो उससे बड़ी बड़ी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, यानी कि जो मेरी समस्या थी कि कुएं में जो चिट्ठियां गिरी हैं उनको कैसे निकालूंगा, तो वह भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेले संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल देखिए कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वह मौत के आगे भी अपने आप को डाल देगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मौत आए चाहे कुछ ही आए, मुझे तो ये काम करना ही है। उसे फल की क्या चिंता कि मैं तो अपना कर्म करता हूँ, फल चाहे फिर उसका कुछ भी हो, कल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर यानी कि कौन है? सांप के लिए कहा गया है। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। यानी कि उसने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, नीचे चाहे कितना बड़ा सांप हो, कुछ ही हो, मैं उसको पहले डंडे से मारूंगा, फिर उसके बाद अपनी चिट्ठियाँ निकाल लूँगा। उसने निश्चय कर लिया था कि अब मुझे कुएं में उतरना ही है। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। भाई जब बड़ा भाई जाएगा तो छोटे भाई को दुख तो होगा ही। और वह सोचता था अगर इसको कल को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। देखिए उसने कुएं में उतरने के लिए कितनी कितनी चीज़ों का प्रयोग किया था। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं, यानी कि गांठें पक्की हैं। अगर कहीं खुल गई तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने उसको देख लिया, चेक कर लिया था। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और दूसरे कुएं में डाल दिया। यानी कि जो 2 किनारे होते हैं, एक पर तो उन्होंने डंडा बांध दिया और दूसरे को उन्होंने कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, डेंग किसे बोलते हैं? वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, कि चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। कितने साल का था? 8 वर्ष का। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, यानी कि उसको समझाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप को क्या करे हैं, उन्होंने मारे थे। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। यानी उसने कहा कि अरे सांप आपको तो मार दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने जाने कितने सांपों को मारा है। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा, तब ध्यान से नीचे देखा, अक्ल चकरा गई। यानी कि मुझे चक्कर से आने लगे। अरे ये क्या! सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूँछ और पूँछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग, यानी कि आगे का जो भाग था वो ऊपर उठा हुआ था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यानी कि सांप भी सोच रहा था कब ये नीचे आए, कब मैं इसको खाऊं। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, और सांप क्रोधित यानी गुस्से से फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर क्या करता है? चोट करता है या
वार करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। कहाँ पर लटक रहा था? कुएं में। धोती डैंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच क्या कर रही थी? लटक रही थी। और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था, यानी कि उसकी ज़मीन पर उतरना था, बिल्कुल बीचों बीच। कहाँ पर? कुएं की। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी ही दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता, यानी कि जैसे ही मैं ज़मीन पर पैर रखता और जो सांप था वह मुझे डस लेता। स्मरण रहे, याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, यानी कि उसकी जो गहराई, जो उसका जो हिस्सा होता है वो कितना होता है? कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, यानी कि अगर वो बीच में सांप को मारता तब भी नहीं सांप मरता, परंतु उसको तो बिल्कुल बीचों बीच उसके धरातल पर, कुएं के धरातल पर ही उतरना था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता, त्यों तो मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती, यानी कि ध्यान उसी पर उसका केंद्रित रहता। मुझे एक सूझ सूझी, यानी कि उसके एक उपाय सूझा। दोनों हाथों में धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी जैसे नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया कि भाई किस तरीके से उतरना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है। तनिक झूलकर मैंने, यानी कि थोड़ा सा झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाने कि आमने सामने हो गए। कौन? लेखक जो कुएं में उतरा हुआ था और सांप। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कि वह सोच रहा था कि पहले ये आक्रमण करे। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या यानी कि झूठी और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभावना जो थी उसको प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके, यानी कि इतना वो चौड़ा नहीं था कि उसमें वह डंडे को घुमा पाता। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता। कौन? सांप। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास खड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता? जो उसके पास में जो चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी उनको किस तरीके से वो उठाता? 2 चिट्ठियाँ उसके पास उसके सटी हुई पड़ी हुई थी। किसके? सांप के सटी हुई पड़ी थी, उसके पास में थी, और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने के लिए ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। उस आसन पर वो जो आसन था जिस पर वो खड़े थे, खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत कुछ करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक
तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, यानी कि उसको काट लेता तो वो क्या करता, उसके शरीर में विष पहुंच जाता, विष यानी कि जहर, और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया, सोच दिया कि चलो छोड़ो इसको। ऐसा करना उचित भी नहीं था, यानी कि ठीक नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसी उठाई जाएं। अब लेखक जो सोच रहा था कि ये जो कुएं में जो चिट्ठियाँ पड़ी हैं जो कि सांप के पास में है, अब इसको उठाएं तो कैसे उठाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा भी न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति से बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, यानी कि उसी के ऊपर हमको सोचना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कँप गया, यानी कि मैं बड़ी तेज, मुझे डर लगने लगा और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूँ ही बिदक कर, यानी कि डर कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पाँव सा कुछ लगा हुआ है। वह क्या था? वह विष था, जो पीप था उसका, वह क्या था? विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके से टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह, यानी कि भाई का जो प्यार था, कि इसने ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, यानी कि बेकार नहीं थी। उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। जो सांप का पिछला भाग था, जो उसकी पूंछ थी, वह उसके हाथों में आ गई। उफ, कितना डंडा था, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और न बचता, यानी कि मारा जाता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी, यानी कि देवताओं का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी। डंडे मेरी ओर खिंचाने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर, यानी कि कोने में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में मैं भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, यानी कि मैं तो जीत ही चुका था चिट्ठियाँ, क्योंकि मैंने उठा ली थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात मैं उसने दूसरी ओर से भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। आया आपको इतना समझ में? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट नहीं 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट यानी कि 15-20 फुट बिना मेरे पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में, यानी कि उस 11 साल की उम्र में 36 फुट चढ़ा,
36 फुट चढ़ा। बाएं भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी यानी कि सांसें चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर यानी कि हाथों जो होती हैं भुजाएं के बल पर ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना यानी कि अपने शरीर को साफ किया, फिर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहें। हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 यानी कि 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यानी कि उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद ये घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती हैं यानी कि अपने पास छिपा लेती हैं। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। आया आपको समझ में? ठीक है, तो अब आप इसको एक बार रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में करा देंगे।